तो लास्ट क्लासेस का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने आपको हिस्ट्री बताई थी बायोटेक्नोलॉजी, किस तरीके से शुरुआत हुई थी बायोटेक्नोलॉजी की बाय सिमियन सिमियन वायरस 40 विद बैक्टीरियोफेज को मिला के, और फिर स्टैनली कोहेन एंड बॉयर, ठीक है ना, इनका एक्सपेरिमेंट था। ई कोलाई को इस्तेमाल करते हुए कैनामाइसिन की जीन इंट्रोड्यूस कराई गई थी। उसके बाद वही आपको बताया था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है, और फिर आपको बताया था किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, किस तरीके से फॉरेन डीएनए को हम प्लाज्मा में जोड़ सकते हैं, और क्लोनिंग वेक्टर किसको कहते हैं, क्या फंक्शन होता है, किस किसको एज अ क्लोनिंग वेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वेक्टर यूज्ड इन मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, कौन सा किस तरीके से फैसला करते हैं कौन सा क्लोनिंग वेक्टर इस्तेमाल करना है, वो भी बता देते आपको। फिर PBr 322, दैट इज प्लाज्मिड फाउंड बाय बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज 322 की भी बात की थी। अच्छा, PBr 322 की ही बात कर रहे थे कि हमने किस तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का इंसर्शन इनएक्टिवेशन करके हमें पता चल जाता है। इसको कैसे हम सिलेक्टेबल मार्कर की तरह इस्तेमाल करते हैं कि हमें हम किसी एक जीन को, लेट्स से हमने टेट्रासाइक्लिन को इंसर्शनली इनएक्टिवेट कर दिया, तो इसका मतलब हमें वो वाली कॉलोनी चाहिए होंगी बैक्टीरिया की जिसमें टेट्रासाइक्लिन नहीं है, क्योंकि वो बताएगा कि इंसर्शन इनएक्टिवेशन हुआ है, मतलब इंसर्शन हुआ है। ठीक है ना। तो इंसर्शन इनएक्टिवेशन में हमें इनएक्टिवेशन से मतलब नहीं, इनएक्टिवेशन हमें इस बात की जानकारी दे रहा है कि इंसर्शन हुआ है। ठीक है ना। तो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो उसकी बात की थी हमने, किस तरीके से हम फायदा उठाते हैं कि हमें वो वाली कॉलोनी चाहिए होती है बैक्टीरिया की जो एम्प्लिसन या ले कह सकते हैं दोनों जीन के लिए रेजिस्टेंट ना हो और दोनों के लिए सेंसिटिव भी ना हो। ठीक है ना, एक के लिए रेजिस्टेंट और एक के लिए सेंसिटिव हो, वो भी स्पेसिफिकली उसके लिए जौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है ना, उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के स्पेसिफिक जो जीन आ रही है उसके लिए वो रेजिस्टेंट होना चाहिए। भाई फॉर एग्जाम्पल हमने BAM H1 अगर इस्तेमाल किया है इस प्लाज्मिड को कट करने के लिए और नया डीएनए इंसर्ट करने के लिए, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होने चाहिए, एम्प्लिसन सॉरी टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव होने चाहिए और एम्प्लिसन रेजिस्टेंट होने चाहिए। सेम अगर हम SAL1 इस्तेमाल करते तो जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है वो एम्प्लिसन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव होनी चाहिए थी, जो हमें चाहिए। लेकिन अगर हम PBU1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल करते तो फिर हमारे मतलब की बैक्टीरियल कॉलोनीज वो वाली होती जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होती लेकिन एम्प्लिसन सेंसिटिव होती। सिमिलरली अगर हम PST इस्तेमाल करते एज इसको काटने के लिए, तो फिर हमें कौन सी बैक्टीरियल कॉलोनी चाहिए होती जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होती लेकिन एम्प्लिसन के लिए क्या होती, सेंसिटिव होती। तो याद रखिएगा, जिस रेस्ट्रिक्शन साइट को से हम कट करते हैं वो रेस्ट्रिक्शन साइट जिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के अंदर होती है, ठीक है ना, वो वाली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन अगर इनएक्टिवेट हो गई है तो मतलब हमारा इंसर्शन ठीक से हुआ है, वरना ऐसा इंसर्शन ठीक से नहीं हुआ है। ठीक, इतनी बात सबको क्लियर है? किसी को इस बात में कोई डाउट? ओके। तो कभी कभार हम ऐसा भी करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन हटा रहा हूँ, मैंने हटा दी। इसकी जगह मैंने जीन कौन सी लगा दी, लेट्स से मैंने जीन लगाई LAC-Z। कौन सी जीन लगाई मैंने मैंने बोला जीन लगाई मैंने LAC-Z की। ठीक है ना। अब ये LAC-Z क्या करता है, लैक्टोस जी, LAC-Z कोड करता है एक प्रोटीन के लिए जिसको हम बोलते हैं गैल बीटा गैलेक्टोसाइडेस, गैलेक्टोसाइडेस मतलब गैलेक्टोस को ब्रेक करने वाला। ठीक।
सॉरी, हाँ, मतलब बीटा गैलेक्टोज के साथ मतलब कि इंटरेक्ट करने वाला। तो बीटा गैलेक्टोज की खास बात क्या होती है कि बीटा गैलेक्टोज के साथ हम जब कुछ एक्स गैल मिलाते हैं, मतलब कि कुछ गैलेक्टोज मिलाते हैं, तब एक प्रोडक्ट बनता है जिसका कलर ब्लूइश होता है। एक ब्लू कलर का क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। मतलब हमने क्या किया, हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की जगह पर लैक जी की जीन ली, ठीक है, और ये जीन कॉलोनी को ब्लू कलर देती है। ठीक, आ रही है बात समझ में? ओके। अब हमने काम वही किया, बैम H1 से कट करवाया। अगर हम बैम H1 से कट कराएंगे तो इस अब की बार टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट कॉलोनी, टेट्रासाइक्लिन जीन इनहिबिट होने के बजाय कौन सी जीन इंसर्शनली इनएक्टिवेट होगी, लैक जी जीन इंसर्शनली इनएक्टिव हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट? तो अब हम जब कॉलोनी बनाएंगे बैक्टीरिया की, तो अगेन कॉलोनी बनेगी इन टोटल 3 तरीके की। फिर से 3 तरीके की। मान लीजिए ये पेट्री डिश है, इसमें अलग अलग तरह की कॉलोनीज होंगी। ये अलग अलग कॉलोनीज हैं, लेट्स से 4 और ये 5 और ये 6, 6 कॉलोनी है। अब सबसे पहले इन 6 कॉलोनी को मैंने ग्रो करवाया एम्प्लिसिन पे। अब जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, जिनके अंदर मेरा वाला प्लाज्मिड गया ही नहीं, ठीक है, वो एम्प्लिसिन कैसे होंगे, सेंसिटिव होंगे, क्योंकि उनके पास प्लाज्मिड है ही नहीं जो एम्प्लिसिन के लिए से उनको उनको बचाए। तो वो कॉलोनीज एम्प्लिसिन पे ग्रो नहीं करेंगी। ठीक, तो सिर्फ लिमिटेड कॉलोनी ही एम्प्लिसिन पे क्या करेंगी, ग्रो करेंगी। पहले तो मैंने ये ख्याल रखा। ठीक, अब एम्प्लिसिन के साथ मैंने डाल दिया इसके अंदर प्लस एक्स गैल। एक्स गैल डालने से क्या होगा कि एक तो भाई कॉलोनी वही ग्रो करेंगे जिनके पास एम्प्लिसिन होगा, जो मुझे चाहिए, और दूसरी, जिन कॉलोनीज के पास या जिन बैक्टीरिया के पास लैक जी की जीन होगी, वो एक्स गैल की वजह से ब्लू कलर के नजर आएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि हमें जो इसके बाद प्रोडक्ट मिला, इससे जब मैंने कोई नई नई प्लेट बनाई तो प्रोडक्ट क्या मिला, उसमें एक तो ये कॉलोनी ग्रो करी, एक ये कॉलोनी ग्रो करी, और एक ये कॉलोनी ग्रो करी। ये 3 कॉलोनी ग्रो करी, बाकी कॉलोनी ग्रो नहीं करी। मतलब ये वाली ग्रो नहीं करी, ये वाली ग्रो नहीं करी, और ये वाली भी ग्रो नहीं करी। तो इन टोटल सिर्फ 3 ही कॉलोनी क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। इसका मतलब ये जो तीनों कॉलोनीज हैं, ये तीनों एम्प्लिसिन कैसी है, रेजिस्टेंट है। मतलब इन तीनों में हमारा तीनों में प्लाज्मिड गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा प्लाज्मिड गया, एक नॉर्मल वाला प्लाज्मिड या हमारा जो हमने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया वो। अब हमारे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड की क्या पहचान होगी कि क्योंकि हमने बैम H1 से कट करवाया है, तो जिसके अंदर हमारी वाली जीन रही होगी, जो रिकॉम्बिनेंट बना होगा, उसकी लैक जेड वाली जीन इनएक्टिवेट हो गई होगी। मतलब अब उसके पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं रहा होगा। इसका मतलब अब वो एक्स गैल के साथ ब्लू कलर की कॉलोनी नहीं बना पा रहा होगा। तो मान लीजिए मेरी 3 कॉलोनी बनी और मिली, और इन 3 कॉलोनी में लेट्स से ये वाली कॉलोनी और ये वाली कॉलोनी ब्लू कलर की थी। मतलब ये हुआ कि ये वो 2 कॉलोनीज हैं जिनके अंदर आपके पास दोनों जीन्स हैं, लैक जी भी है, एल से बोल देता हूं, और साथ में एम्प्लिसिन भी है, क्योंकि ग्रो कर रही है तो एम्प्लिसिन है, और ब्लू है मतलब ब्लैक वाली है। सेम इसके साथ भी यही केस हुआ कि ब्लू कलर के मतलब लैक्जी वाली जीन प्रेजेंट है, और ग्रो करी है तो एम्प्लिसिन है। अब ये वाली जो कॉलोनी है, इसके पास एम्प्लिसिन की जीन तो है क्योंकि ग्रो करी है, लेकिन इसके पास लैक्जी जीन नहीं है।
ठीक है ना। तो देर इज नो लैक्जी जीन, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लिसिन की जीन ही है। क्यों? क्योंकि लैक्जी जीन का हो गया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। और वो क्यों हो गया होगा? क्योंकि हमारी डिजायर्ड जीन वहां पर जाके घुस गई होगी। तो इसका मतलब हमें कौन सी वाली कॉलोनी से मतलब है? इसका मतलब हमें हमें मतलब है इस व्हाइट वाली कॉलोनी से। आ रही बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा कि जब हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की जगह पर लैक जी जीन लेते हैं या बीटा गैलेक्टोसाइडेस बनाने वाले जीन को यूज करते हैं, तब हम उन कॉलोनीज को सिलेक्ट करते हैं जो एम्प्लिसिन में तो ग्रो कर पा रही हो, लेकिन व्हाइट कलर की हो। ब्लू कलर की कॉलोनी हम नहीं लेते, क्योंकि ब्लू कलर बताता है कि लैक जी का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ। और इनएक्टिवेशन नहीं हुआ मतलब इंसर्शन नहीं हुआ। लेकिन हमें कौन सी चाहिए? जिसमें इंसर्शन हुआ है। और इंसर्शन से क्या हुआ होगा? इनएक्टिवेशन। आ रही है बात समझ में? ये बात सबको क्लियर है? आगे बात करें, से यस और नो। अरे भाई ये क्लियर है, आगे बात करें। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस सर, अभी आ रही है, आ रही है। मैं आपसे कुछ पूछ रहा था, मैंने पूछा कि ये क्लियर है, आगे बात करें। सर इतने में मेरी स्क्रीन ही चली गई थी तो समझ नहीं आ पाया था बीच का। तुम्हारी स्क्रीन चली गई थी, बाकियों को क्लियर है? हाँ सर। तो अचानक क्या समझ में नहीं आया? सर आप कुछ ब्लू वाला से बता रहे थे कि ब्लू हो जाएगी कॉलोनी, उसके बाद का दिखना बंद हो गया, एकदम से स्क्रीन चली गई। अच्छा, तुमको लास्ट क्लास का समझ में आया था फरजाना? एम्प्लिसिन टेट्रासाइक्लिन यस सर। क्या समझ में आया था? सर जो इंसर्शन करवा देंगे तो वो टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव बन जाएगा और एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट ही रहेगा। हाँ, तो हम कौन सी वाली कॉलोनी सेलेक्ट करेंगे बेटा? सर एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव वाली जो कॉलोनी है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, मुझे ये बता कि सिंपल सी का सवाल, इनमें से ट्रांसफॉर्मेंट वाली कॉलोनी कौन सी है? सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्म वाली वो होती है जिसमें क्या कहते हैं, एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन वो होती सेंसिटिव। तो अगर अगर कोई कॉलोनी है जो एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट है, ठीक है ना, सॉरी, एम्प्लिसिन भी रेजिस्टेंट है और टेट्रासाइक्लिन भी रेजिस्टेंट है, तो क्या उसको ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे बेटा? सर एक बार फिर से बोलना। एक कॉलोनी एम्प्लिसिन के लिए भी रेजिस्टेंट है और टेट्रासाइक्लिन के लिए भी रेजिस्टेंट है, तो अब उसको ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे? नो सर। सुमित, बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट उसको? नहीं सर। अब सुनिए ध्यान से, उसको ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब होता है कि मैंने एक प्लाज्मिड बनाया जैसे पीबीआर 322, और प्लाज्मिड अकेला तो होता नहीं, हम तो उसे बैक्टीरिया में इंसर्ट करते हैं। हमें तो ये देखना कि हमारे वाले बैक्टीरिया, हम बैक्टीरिया के अंदर वो गया कि नहीं गया। तो अगर वो चला गया, ठीक है, तो वो ट्रांसफॉर्मेंट है। मतलब अगर प्लाज्मिड जाएगा तो वो एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट बनाएगा। ठीक है, देखो प्लाज्मिड हमारे पास दो तरीके के हैं ना भाई, एक प्लाज्मिड जिसमें हमारी जीन घुसी है, एक जिसमें नहीं घुसी है।
दोनों में से कोई भी प्लाज्मिड जाए, ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ ना। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बाहर का डीएनए बैक्टीरिया में घुस जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। जब एक बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया को देता है उसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं, बाय एफ प्लाज्मिड, ये पता है आपको, ठीक है ना। और अगर कोई वायरस एक बैक्टीरिया के अंदर डीएनए ट्रांसफर करता है तो उसे हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। ये 3 मेथड्स है डीएनए ट्रांसफर के। तो बाहर का कोई भी डीएनए अगर एक बैक्टीरिया में आता है तो हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो चाहे मेरे पसंद का प्लाज्मिड जाए चाहे मेरे पसंद का प्लाज्मिड ना जाए, दोनों ही कॉलोनीज ट्रांसफॉर्मेंट हैं। और जो भी ट्रांसफॉर्मेंट होगी उसमें एटलीस्ट वो एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट तो ही होंगी, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेंट 2 तरीके के होते हैं। एक जो नॉर्मल वाला जिसमें कुछ भी इंसर्शन नहीं हुआ, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना ही नहीं, तो उसको बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और क्योंकि उसमें कोई भी नया डीएनए नहीं गया तो वो एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट भी होगा और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट भी होगा, तो वो हो गया आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और वो वाला प्लाज्मिड जो रिकॉम्बिनेंट वाला है, अगर वो चला जाएगा तो बैक्टीरिया हो जाएगा एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव। तो वो हो गया आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट, सॉरी वो हो गया आपका रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि उसमें रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड गया है, ठीक है। तो फिर हम एम्प्लिसिन यूज ही क्यों कर रहे हैं बेटा? एम्प्लिसिन हम यूज कर रहे हैं, अब ये तो 2 तरीके के बैक्टीरिया हुए। एक और तरीके का बैक्टीरिया होता है कि भाई मान लो उसके अंदर प्लाज्मिड घुसा ही नहीं। भाई हमने तो प्लाज्मिड डालने की कोशिश करी, केमिकल यूज करी, हीट शॉक यूज किया, इलेक्ट्रोपोरेशन यूज किया, जो भी मेथड यूज किया, लेकिन प्लाज्मिड घुसा ही नहीं, बैक्टीरिया खाली रह गया। तो हमें वो बैक्टीरिया तो नहीं चाहिए ना, तो इसलिए हम एम्प्लिसिन इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम एलिमिनेट कर देते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स कि जिसमें कुछ भी गया ही नहीं। फिर अगला स्टेप है जिसमें कुछ गया है, उसमें हमारे मतलब का गया है या हमारे मतलब का नहीं गया है। तो फिर हम सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमारे मतलब का गया है, उसके लिए हम यूज करते हैं टेट्रासाइक्लिन। लेकिन बात उल्टी होती है, टेट्रासाइक्लिन में जो ग्रो कर गया वो हमारे मतलब का नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल वाला है। और हमारे वाले में क्या हुआ होगा? इनएक्टिवेशन। तो फिर हम सेलेक्ट किसको करते हैं? टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में जो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर पाया उसको सेलेक्ट करते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये ऐसा है कि किस एग्जाम देने में जो फेल हो गया उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, वैसा वाला, ठीक है ना। तो 2 सिलेक्शन है, एम्प्लिसिन वाला सिलेक्शन आपको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट्स में से ट्रांसफॉर्मेंट देता है। एक बार ट्रांसफॉर्मेंट्स आ गए फिर उसके 2 तरीके होते हैं, रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट। फिर टेट्रासाइक्लिन के ऊपर टेस्ट करना हमें उसमें से रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट की चॉइस देता है। आ रही बात हमें? तो देयर इज अ 2 स्टेप सिलेक्शन। ये बात समझ में पड़ता ना? यस सर। हाँ, अब यही बात है। अब मैंने जीन थोड़ी बदल दी, ठीक है, मैं जो बता रहा था समझने की कोशिश करना। अब मैंने टेट्रासाइक्लिन की जगह पर जीन ले ली लैक-जी की, LAC लैक, आगे जेड बना हुआ है तो जेड को जी बोल रहे हैं, तो लैक जेड बोल दीजिए, लैक-जी बोल दीजिए। लैक जेड की जीन है जो होती है लैक ऑपरॉन में होती है जो, ठीक है ना। लैक ऑपरॉन में 3 जीन्स होती हैं, पता है आपको, जिसमें से लैक जेड जो जीन है वो क्या कोड करती है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करती है। ये पता है ना आपको? यस सर, क्यों पता पता है। ना, है ना? सुमित यस ठीक है। सर। हाँ, तो सुमित ये लैक जी की जीन करती क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? सर ये उसको लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। हाँ, तो ये जो गैलेक्टोसाइडेज वाली जीन है, ठीक है, इसका काम क्या है? ये किसी का माइक ओपन है, बंद कर लीजिए। जुनैद खान माइक बंद कर लीजिए अपना। हाँ, तो अब ये लैक-जी की जो जीन है ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये क्या करता है कि ये अगर इसमें हम गैलेक्टोज डालें जिसको बोलते हैं एक्स गैल, ये उसके साथ बाइंड करके एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका कलर ब्लू आता है, ठीक। मतलब जिसके पास भी लैक-जी की जीन रहेगी वो नॉर्मल तो नॉर्मल कलर का रहेगा, लेकिन जब हम एक्स गैल डालेंगे तब वो ब्लू कलर हमें शो करेगा। मतलब एक बैक्टीरिया का अगर कॉलोनी बनाया जाए और उस कॉलोनी में एक्स गैल डाला जाए और कॉलोनी अगर ब्लू कलर की नजर आए, इसका मतलब उसके अंदर लैक-जी वाली जीन प्रेजेंट है। इतनी बात क्लियर है? यस सर। हाँ, अब हमने क्या किया? अब हमने
इस तरीके से डाइजेस्ट किया, भाई टेट्रासाइक्लिन की जगह पे लैक्सी लिया है, तो वही डायमेथ्रिन से कट करवाया। तो अब की बार टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिवेट होने के वजह सर टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिवेट होने की जगह जो जीन इनएक्टिवेट हुई वो कौन सी हुई, लैक जेड की हो गई। इसका मतलब जहां पर हमारा डीएनए इंसर्ट हुआ होगा उसकी वजह से जो प्लाज्मिड बना, अब वो प्लाज्मिड एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट तो है ही जैसे पहले था, लेकिन अब वो एक्स गैल डालने के बाद ब्लू कलर नहीं देगा। इतनी बात क्लियर? यस सर। ठीक है। तो अब जब हम सिलेक्शन करेंगे प्रोसीजर वही रहेगा, पहले हमने एम्प्लिसिन डाला। अब इसमें ना पहले बाद में की बात नहीं है, पहले बाद में की बात मतलब कर रहा था जब मैं 2 एंटीबायोटिक ले रहा था। अब की बार तो एक एंटीबायोटिक लेनी है, एक सबस्ट्रेट लेना है, दोनों साथ में यूज कर सकते हैं। तो हमने डाला एम्प्लिसिन। अब जैसे ही मैंने एम्प्लिसिन डाला तो वो वाले बैक्टीरिया जिसके अंदर कुछ भी नहीं घुसा, ना मेरे मतलब के प्लाज्मिड, ना तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो मेरे मतलब का है, ना ही नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नॉर्मल वाला, तो दोनों ही नहीं घुसे। उस वाले बैक्टीरिया को हटा देना है हमने। तो एम्प्लिसिन डालते ही जो ग्रो नहीं कर पाएगा, मतलब वो बैक्टीरिया है जिसके अंदर कुछ भी नहीं घुसा, मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो, उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। अब बचे 2 तरीके के बैक्टीरिया की कॉलोनी, एक जिसमें हमारे मतलब का बैक्टीरिया घुसा है जिसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट लेकिन रिकॉम्बिनेंट वाला, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, और एक जिसमें हमारे मतलब का प्लाज्मिड नहीं घुसा है उसे बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, है तो दोनों ही ट्रांसफॉर्मेंट। अब पहचान कैसे होगी, मुझे ये पता है कि अगर मेरी वाली जीन इंसर्ट हुई होगी तो लैक्सी इनएक्टिवेट हो गया होगा, ठीक, इसलिए मैंने एक्सगैल डाल दिया। ठीक है, एक्सगैल डाला एम्प्लिसिन के साथ। अब जो कॉलोनी जिंदा रही होंगी वो सारी एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट है, लेकिन उनमें से कुछ कॉलोनीज ब्लू कलर की होंगी और कुछ होंगी व्हाइट कलर की। जो ब्लू कलर की होंगी उनके अंदर अभी भी लैक्सी जीन है, मतलब उनके पास वो वाला प्लाज्मिड है जो मेरे मतलब का नहीं है, जिसमें मेरा वाला डीएनए इंसर्ट ही नहीं हुआ, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। क्योंकि जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा, ठीक है ना, उसके अंदर मेरी वाली जीन इंसर्ट हो गई होगी और उसका लैक्सी वाला जीन इनएक्टिवेट हो गया होगा। तो मतलब जो व्हाइट कॉलोनी दे रहा है, जो ब्लू कॉलोनी नहीं दे पा रहा, उसमें लैक्सी का इनएक्टिवेशन हुआ है। इसका मतलब वही है मेरा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो इसमें फायदा क्या होता है हमको, इसमें फायदा ये होता है कि हमको देखो, एक होता है गैस करना, ठीक है ना, ऑब्जर्व करना, और एक आपको आंखों देखा नजर आ जाए कलर में कि भाई व्हाइट वाली जो है आपके मतलब की, ब्लू वाली आपके मतलब की नहीं है। तो दिस इज इजियर मेथड, ये विजन से आप इजिली पहचान सकते हो। तो इसलिए बीटा गैल की जीन जनरली यूज की जाती है इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अच्छा, एक तो है PBR322, इसके अलावा और भी वेक्टर्स हम इस्तेमाल करते हैं। पीबीआर लाइक PBR211, PBR256, मतलब बहुत सारे किस्म के हो सकते हैं। फिर PUC8। अब PUC में यूसी क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है ना। तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बना है उसको बोलते हैं हम पी प्लाज्मिड। यूसी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, PUC8, PUC18, PUC19, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट तरीके के प्लाज्मिड हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो वो प्लाज्मिड टू प्लाज्मिड चीजें वेरी करेंगी। प्लाज्मिड इज द मोस्ट कॉमन क्लोनिंग वेक्टर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी लैब्स। यहां तक क्लियर है तो मैं आगे कंटिन्यू करूं? यस सर। चलिए, तो मैं वापस स्क्रीन पे जा रहा हूं। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई थी। अब ना कल मैं आप लोगों से एक चीज की बात कर रहा था, वो मैं आज थोड़ा बात करूंगा, फिर आगे चीजें की बात करेंगे। कल मैंने आपको ना TI प्लाज्मिड के बारे में बताया था, आपको अगर याद होगा तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट TI प्लाज्मिड। और TI प्लाज्मिड ना बड़ा जरूरी है, इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ।
ओके, तो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, मैं एक मिनट के लिए स्क्रीन हटा रहा हूँ। ओके, तो मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? नो सर। सर। यस सर। हाँ, एक मिनट, मैं एक डायग्राम का थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ओके, तो अब आपको स्क्रीन नजर आएगी, मुझे बताइएगा। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस यस सर। सर। हाँ, तो बेटा मैं टीआई प्लाज्मिड की बात कर रहा हूँ, ये आपको थोड़ा आइडिया होना जरूरी है। टीआई प्लाज्मिड, जिसका नाम है सिंपल ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो कि ट्यूमर इंड्यूस कर सकता है। मतलब ट्यूमर इंड्यूस करने का मतलब कि ये ट्यूमर कॉज कर सकता है ना? तो इसको हम बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड या टीआई प्लाज्मिड। अब कॉन्सेप्ट ये है कि टीआई प्लाज्मिड होता किसके पास है? ये टीआई प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया के पास होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफैशियंस, या सिंपली ए ट्यूमीफैशियंस। अब ये बैक्टीरिया करता क्या है? अब क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास एक ट्यूमर इंड्यूस करने वाला प्लाज्मिड है, तो ये बैक्टीरिया एक प्लांट को इन्फेक्ट करता है और उस प्लांट के स्टेम के अंदर ट्यूमर कॉज कर देता है। ट्यूमर पता है आपको कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, ठीक है ना? और इसको बोलते हैं हम क्राउन गॉल डिजीज। तो कोई साधा सवाल पूछता है कि बताओ कि क्राउन गॉल डिजीज कौन कॉज करता है, कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? तो आप आंसर दोगे कि एग्रोबैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफैशियंस, फेसियम। ठीक है, वो कॉज करता है। अच्छा, अब कोई आपसे ये सवाल पूछता है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस में ऐसा क्या है कि जो क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है? तो आप बोलोगे टीआई प्लाज्मिड। तीसरा, कोई आपसे पूछता है कि ये इन्फेक्ट कौन से प्लांट्स को करता है? इन्फेक्ट करता है, ध्यान रखिएगा कि मोनोकॉट्स मोनोकॉट्स कहीं ना कहीं रेजिस्टेंट होते हैं टीआई प्लाज्मिड के लिए। उसका रीजन कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री है, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम बस इतना ध्यान रखेंगे कि जो मोनोकॉट प्लांट्स हैं वो टीआई प्लाज्मिड के लिए या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफैशियंस के लिए रेजिस्टेंट है। तो ये अगर इन्फेक्ट करेगा, किसी प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, तो उसके मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि वो प्लांट क्या होगा? डाइकॉट प्लांट होगा। तो कल को आपको कोई घुमा के सवाल पूछ लेता है कि मेज प्लांट को क्या ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस इन्फेक्ट कर सकता है? तो आपको आपका आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि मेज प्लांट क्या है? मोनोकॉट है, ठीक है। तो मोनोकॉट के लिए क्या रहती है? इसके पास रेजिस्टेंस रहती है। खैर, इस टीआई प्लाज्मिड का मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर देखो, ये डायग्राम दिखा रहा है कि ये एक्चुअल में क्राउन गॉल कैसा दिखता है। स्टेम के ऊपर ऐसे एक गॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक एक्यूमुलेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है ना? दैट इज द गॉल, ठीक है ना? इसे बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज। खैर, टीआई प्लाज्मिड इस तरीके का प्लाज्मिड है। अब ज्यादा हमें इसमें डिटेल में नहीं जाना है। इसमें मेन चीज पता है क्या है? ये देखिए लिखा हुआ है ऑन्कोजेनिक जीन्स। अब आपको मेरा कैंसर वाला लेक्चर याद होगा,
उसमें मैंने कहा था कि ऑन्कोजीन्स वो होती हैं जो कैंसर या ट्यूमर कॉज करती है, तो खतरनाक ये वाली जीन्स हैं ऑन्कोजीन्स। अब हम क्या करते हैं, इस ऑन्कोजीन को टीआई प्लाज्मिड में से निकाल लेते हैं और इसकी जगह पर हमारी वाली डिजायर्ड जीन को हम क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। तो भाई ऑन्कोजीन अगर हमने निकाल ली तो फिर ये टीआई प्लाज्मिड इस इतना कैपेबल नहीं रहेगा कि ये जाके प्लांट को डिजीज कॉज कर सके या ट्यूमर कॉज कर सके, लेकिन वो इस कैपेबल रहेगा कि वो अपनी जीन तो ट्रांसफर कर सकता है। तो हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस ही यूज किया, उसके टीआई प्लाज्मिड को बस थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, उसके कैंसर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या ट्यूमर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हटा दी, ठीक है, और अपनी डिजायर्ड जीन डाल दी। अब जैसे वो जाके प्लांट में जाएगा, अपनी चीजें फैलाएगा, तो उससे वो वाले केमिकल्स तो रिलीज नहीं हुए जैसे सेल डिवाइड करे कंटिन्यूसली, लेकिन इन्फेक्ट तो किया उसने, ट्रांसफर तो किया अपना। तो जैसे जहां जहां वो अपना टीआई प्लाज्मिड ट्रांसफर करेगा, वहां वहां वो हमारी डिजायर्ड जीन भी क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। और अगर वो एक प्लांट के क्रोमोसोम का पार्ट हो गई, तो फिर जो प्लांट है उसको अपना डीएनए समझकर उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बनाएगा और हमारा काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हम उस प्लांट को जेनेटिकली क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे। तो एक प्लांट के अंदर क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, जनरली कोई पूछे कौन सा लिया जाता है तो आप आंसर करेंगे टीआई प्लाज्मिड लिया जाता है। क्लियर पॉइंट। लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ किसके लिए, डाइकॉट प्लांट्स के लिए। खैर, तो ये एक मैंने आपको बेसिक सा आइडिया दे दिया। टीआई प्लाज्मिड याद रखिएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस याद रखिएगा। एक और स्पीसीज होता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेनस, राइजोजेनस है ना, RHI ZO राइजो GENOUS, राइजोजेनस। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेनस जो है वो भी ट्यूमर इंड्यूस कॉज कर सकता है, लेकिन वो रूट्स का ट्यूमर कॉज करता है मेनली, ठीक है। और उसके बाद भी टीआई प्लाज्मिड जैसा ही एक प्लाज्मिड होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि क्राउन गॉल डिजीज सिर्फ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियस ही नहीं, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेनस भी कॉज कर सकता है। कभी कभार बहुत रेयरली पूछा जा सकता है, तो लेकिन मेनली आपको क्या क्या याद रखना है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ना चाहूंगा। यस सर, क्लियर है। ओके, अच्छा अब मैं कुछ बातें आपको बताना चाह रहा था कि अब तक तो हमने बेटा क्या किया कि हमने बैक्टीरिया में से जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था वो हटा दिया, ट्रांसफॉर्मेंट में से जो नॉन रिकॉम्बिनेंट था बेटा हमने वो भी हटा दिया, और सिलेक्ट कर लिया किसको, जो ट्रांसफॉर्मेंट है और रिकॉम्बिनेंट भी है उसको सिलेक्ट कर लिया। लेकिन ये तो हमने सिर्फ एक कॉलोनी सिलेक्ट करी ना बेटा, ठीक है। अब इस कॉलोनी को हमको ग्रो करवाना है। ये तो डिजायर्ड कॉलोनी आ गई, 2-4 बैक्टीरिया आ गए। अब इसको हमने क्या कराना है, ग्रो करवाना है, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिले। देखिए हमारा काम यही थोड़ा खत्म हो जाता है कि बैक्टीरिया में हमारी पसंदीदा जीन चली गई, हमारा काम यहाँ थोड़ा खत्म हो जाता है। हमारा काम तो यहाँ शुरू होता है। अब हमें इस बैक्टीरिया को कल्चर करवाना है, इसे ज्यादा से ज्यादा ग्रो करवाना है। सिर्फ कल्चर नहीं करवाना, हमें ऐसी कंडीशन देनी है कि ये बैक्टीरिया ट्रांसलेशन भी करे। भाई जीन तो हमारे किसी काम की नहीं है ना। भाई मान लो मैंने इंसुलिन मुझे बैक्टीरिया से लेना है, मतलब मुझे ह्यूमन इंसुलिन ग्रो करवानी है, तो मैंने ह्यूमन इंसुलिन की जीन ली और प्लाज्मिड में लगाई और प्लाज्मिड उठा के बैक्टीरिया में डाल दिया। अब उससे ह्यूमन इंसुलिन की बहुत सारी जीन बन जाएंगी, लेकिन ह्यूमन इंसुलिन की जीन थोड़ा मेरे काम आती है। जीन से मैं क्या करूंगा, जीन तो मेरे किसी काम की नहीं है जब तक उस जीन में से इंसुलिन का प्रोटीन ना बने। तो हमें तो ऐसी कंडीशन बनानी है कि जो जीन अंदर गई है बैक्टीरिया के, पहले तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो, हजारों हो, लाखों हो, ताकि लाखों इंसुलिन की जीन्स हो, और फिर लाखों इंसुलिन की जीन के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज काम करे, उनका आरएनए बने, ठीक है ना, और फिर उसके ऊपर अदर एंजाइम्स काम करें और उसका ट्रांसलेशन हो।
उस आरएनए से प्रोटीन बने। कौन सा प्रोटीन? इंसुलिन प्रोटीन बने। और फिर उस इंसुलिन को मैं एक्सट्रैक्ट करूं, तब जाके मेरा काम खत्म होगा ना। और एक्सट्रैक्ट नहीं, प्यूरिफाई भी करूं, प्यूरिफाई करके उसको उसको पैक पैक करूं, फिर मार्केट में सेल करूं, तब जाके जाके मेरा काम खत्म होगा बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो अब वही बात कर रहे हैं, वही अज्यूम कर रहा हूं मैं। अब स्टेप बाय स्टेप चलता है। आपको इतना आइडिया मिल गया क्लोनिंग वेक्टर का, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। अब मैं आपको एक एक एक्सपेरिमेंट दे रहा हूँ, मैं आपको एक टारगेट बता रहा हूँ। बेटा टारगेट ये है, ठीक है, टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि मुझे ह्यूमन की इंसुलिन की जीन इस्तेमाल करके बहुत सारा इंसुलिन बनाना है। ये मेरा एम है। सब लोगों को एम समझ में आ गया? क्या टारगेट है मेरा? ह्यूमन की इंसुलिन की जीन बनानी है। हाँ, वेरी गुड। अब सवाल ये पैदा होता है, मुझे इंसुलिन बनानी क्यों है? मुझे इंसुलिन बनानी है डायबिटीज के पेशेंट के लिए, ठीक है। तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? बायोटेक्नोलॉजी। तो आप मुझसे सवाल पूछोगे कि सर बायोटेक्नोलॉजी तो आज आई है, जीन के साथ खेलना तो हमने आज सीखा है, और इंसुलिन के इंजेक्शन तो लोग 50 साल पहले से ले रहे हैं, तो फिर वो इंसुलिन कहाँ से आ रही? तो उसका आंसर है, पहले इंसुलिन आती थी काऊ से, बफलो से, पिग्स से। तो काऊ, बफलो, पिग्स, इनका जो पैनक्रियाज होता है और इनका जो इंसुलिन होता है, भाई इनके पास भी पैनक्रियाज है, इनके पास भी इंसुलिन है। इनका इंसुलिन काफी हद तक मिलता है जुलता है ह्यूमन इंसुलिन से, इसलिए हम इनका इंसुलिन इस्तेमाल कर लेते हैं ह्यूमंस के लिए। मतलब कि पिग का पैनक्रियाज लिया और उसमें से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करा लिया, ठीक है, या काऊ का पैनक्रियाज लिया, उसमें से इंसुलिन क्या करा लिया? एक्सट्रैक्ट करा लिया। अब इसके ना दो शॉर्टकमिंग्स होते हैं। पहला शॉर्टकमिंग क्या है इसका बेटा? पहला शॉर्टकमिंग बेटा इसका ये है कि एक तो एनिमल्स लिमिटेड है, ठीक है ना। कितना इंसुलिन बनाओगे? आज तो हर दूसरे आदमी को डायबिटीज है ना भाई। डायबिटीज इज इन फैशन ना, कि अगर आप अमीर हैं और आपको डायबिटीज नहीं है तो आप किस तरीके के अमीर है? फिर तो बेकार अमीर हो। तो आप अमीर हो तो आपको डायबिटीज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आजकल तो वैसे ही मिडिल क्लास लोगों में भी आ गई है, डायबिटीज बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। पहले तो सिर्फ रिच पीपल को हुआ करती थी, खैर। तो डायबिटीज जितना कॉमन हो गया है, उतनी काऊ बफेलोस हमारे पास नहीं है, उतने पिग्स हमारे पास नहीं है। और वैसे भी लोगों को काऊ बफेलो पिग वगैरह खाना होता है, वो वैसे भी उनको पैनक्रियास वैनक्रियास कहाँ इतना डायबिटीज हम इंसुलिन बना पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट ये था कि एक तो ये इंसुलिन इतना अमाउंट, लार्ज अमाउंट में नहीं बना सकते। दूसरी समस्या क्या है कि है तो वो काऊ या पिग ही है, तो वो दूसरा स्पीसीज। अब दूसरा स्पीसीज है तो उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स हो सकता है हमारी बॉडी में उतने अच्छे से काम ना करें, या उसके खिलाफ कोई इम्यून रिस्पॉन्स आ जाए, या प्रॉपरली फंक्शन ना करें। तो ये दिक्कत थी, लेकिन जब तक कोई और सोल्यूशन नहीं था, चल रहा था। बाद में हमें एहसास हुआ, जब बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमें पता चला, जब हमें एहसास हुआ कि यार हम तो बड़े ही स्मार्ट हो गए हैं। हम तो किसी की भी कोई भी जीन उठा के, ह्यूमन की कोई सी भी जीन उठा के बैक्टीरिया में ग्रो करा सकते हैं। और बैक्टीरिया ग्रो कराना तो हमारे लिए बाएं हाथ से खेल है भाई। रोज हमारी मम्मियां बैक्टीरिया ग्रो कराती हैं, कराती है ना भाई। दही जमाना क्या है? बैक्टीरिया ग्रो कराना है भाई। कैसे जमाते हैं दही? थोड़ा सा बैक्टीरिया लेते हैं, थोड़ा सा दही लेते हैं जिसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया होता है, और उसे दूध में डाल देते हैं। दूध क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। और न्यूट्रिएंट्स को लेके वो जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है? ग्रो करता है, ग्रो करता है, ग्रो करता है, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में? तो जब वो पूरा दही बन गया, मतलब बैक्टीरिया अच्छे से क्या कर गया है? ग्रो कर गया। तो बैक्टीरिया ग्रो करना तो बड़ा आसान है कि भाई हल्का सा गर्म करो, थोड़ा सा अच्छा सा एनवायरनमेंट दो, और हो गया ग्रो। जरा से दही से पूरा दही बन गया। अब वो छोड़ो, आप थोड़ा दही ज़्यादा ले लो, आप पूरे टैंकी में दूध जमा सकते हो। जमा से पूरा टैंकी भर दूध ले लो, उस पूरे टैंकी में दही मिला दो, थोड़ा गर्म कर दो, पूरे टैंकी में जम जाएगा दही। तो मतलब बैक्टीरिया ग्रो करना तो बड़ा आसान है। तो हमें आइडिया लिया, क्यों ना मैं इंसुलिन की जीन लूँ किसी ह्यूमन से, और उस जीन को उठा के बैक्टीरिया में डाल दूँ, और फिर बैक्टीरिया को ग्रो करा लूँ। और फिर बैक्टीरिया मेरी इंसुलिन के जीन को अपनी इंसुलिन की जीन समझ के ट्रांसलेट कराएगा, प्रोटीन बनाएगा,
और फिर उस इंसुलिन को मैं, जब वो बना लेगा, जब मुझे पता चल जाएगा बन गया है, मैं उस दही में से, उस बैक्टीरिया में से उस इंसुलिन जो प्रोटीन है उसको एक्सट्रैक्ट करा लूंगा, बस मिल गया मुझे इंसुलिन। और ये तो मैं जितना मर्जी चाहूँ उतना बना सकता हूँ, जितना चाहूँ उतना बना सकता हूँ, कोई इसमें रोक टोक ही नहीं है। दूसरा, ये जो ह्यूमन इंसुलिन है ये तो ह्यूमन से ही आया है, और अगर ह्यूमन से आया है तो इसका इम्यून रिस्पॉन्स कैसा होगा? बिल्कुल ही कम। ये तो फॉरेन का अपीयर होगा ही नहीं, कोई इसके खिलाफ रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो ये तो बड़ी एडवांटेजेस चीज हो गई। तो हमारा एम क्या हुआ, हमें करना क्या है, हमने किसी ह्यूमन में से इंसुलिन की जीन लेनी है और उस जीन को लेके बैक्टीरिया में डाल देना है, और बैक्टीरिया में फिर बैक्टीरिया को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें वो गई है, और फिर उसको सिलेक्ट करके उसको खूब सारा ग्रो करवाना है और फिर उसमें से एक्सट्रैक्ट करा देना है। यही काम है मेरा। लेकिन एक काम जितना आसान दिखता है बेटा उतना आसान होता नहीं है। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, बताओ? सबसे पहले तो सर ह्यूमन का जीन निकालना पड़ेगा हमें, यस, इंसुलिन का। वेरी गुड। फिर हमें किसी प्लाज्मिड को लेकर उस बैक्टीरिया में डालना होगा उसको। हाँ बहुत बढ़िया, अब माइक बंद कर लो सब लोग। ओके सर। हाँ बहुत ही बढ़िया बात करी। सबसे पहले मेरा एम रहेगा कि मैं ह्यूमन का सेल लूँ, ह्यूमन को कोई भी सेल लूँ जिसमें वो इंसुलिन की जीन हो, और वो हर एक सेल में होगी क्योंकि सबका डीएनए एक जैसा ही होता है। तो पहले तो मैं ह्यूमन का सेल लूँ और उस सेल में से सबसे पहला काम, उस सेल में से सारा का सारा डीएनए निकालूं। पहला स्टेप, सारा का सारा डीएनए निकालूं। दूसरा स्टेप, उस सारे के सारे डीएनए में से इंसुलिन की जीन निकालूं। ठीक है। तीसरा स्टेप, उस इंसुलिन की जीन को प्लाज्मिड से जोड़ूं। चौथा स्टेप, उस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में इंसर्ट करूं। पांचवा स्टेप, अब वो बैक्टीरिया में गया कि नहीं गया, जो अभी मैंने को बताया टेट्रासाइक्लिन एम्पिरिसिन रेजिस्टेंस, इसकी मदद से पता लगाऊं किसमें गया, फिर उस बैक्टीरिया को सिलेक्ट करूं। ठीक है। और फिर आखिरी में स्टेप क्या आएगा कि मैं उसको ग्रो करवाऊं। तो खैर, तो सबसे पहला स्टेप मेरा आता है कि मुझे एक सेल में से सारा डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है। फिर सेकंड स्टेप पे जाएंगे, उसमें से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे वो बताऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या है कि मुझे उसमें से इंसुलिन सारा डीएनए निकालना है। तो दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कि डीएनए कैसे निकाले किसी सेल में से। अब किसी सेल में से अगर मुझे डीएनए निकालना है, ठीक है, तो उसके बड़े ही सिंपल स्टेप्स होते हैं। मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। सबसे पहले आप कोई भी टिश्यू लेते हो, ठीक है ना। अब डीएनए छिपा कहाँ बैठा है? डीएनए है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, बहुत सारे प्रोटीन्स है, बहुत सारे आरएनए, और फिर आपका डीएनए है ना। यही पूरे सेल में ये सब है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारे शर्ट पे तेल का धब्बा लग जाता है, या तेल गिर जाता है, या ऑयल गिर जाता है, तो ऑयल कैसे धोते हो? डिटर्जेंट वगैरह से। डिटर्जेंट से धोते हो, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, जो पेट में हमारा ऑयल खाते हैं हम, जो लिपिड्स डाइजेस्ट करते हैं, उसमें भी हम एक तरीके से उसका इमल्सिफिकेशन ही करते हैं, जैसा सोप करता है। सोप भी इमल्सिफाई करता है, हम भी फैट को इमल्सिफाई करते हैं। तो फैट को ब्रेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है? इमल्सिफाई कर दो। तो भाई, लिपिड की मेम्ब्रेन हो चाहे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, दोनों को डिटर्जेंट से धो दो। मतलब एक सिंपल डिटर्जेंट आते हैं, केमिकल डिटर्जेंट्स आते हैं या सॉल्ट्स आते हैं, उनको इस्तेमाल करके हम लिपिड की मेम्ब्रेन को ब्रेक कर सकते हैं। तो हम लिपिड की मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट्स। तो पहला स्टेप हमारा ये रहता है, डिग्रेडेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड डिग्रेडेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन ये तो उनके लिए आएगा ना, ये तो ह्यूमन की बात होगी ना, कि जिनके पास सेल वॉल नहीं है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही है। अगर हम जनरलाइज लें आइसोलेशन ऑफ डीएनए को, तो फिर ऐसे भी तो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेल वॉल है। जैसे बैक्टीरिया है, उसके पास सेल है, और फंजाई के पास सेल वॉल है, काइटिन का बना है। प्लांट के पास सेल वॉल है, सेलुलोज का बना है। तो सबसे पहला जो टारगेट हमारा आता है, सेल वॉल ब्रेक करने का आता है।
हाँ, ये टारगेट जो है हमारा ह्यूमन सेल के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि ह्यूमन एनिमल है और एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होता। तो ये वाला जो स्टेप है सेल वॉल ब्रेक करने का, ये उन ऑर्गेनिजम्स के लिए है जिनके पास सेल वॉल भी होता है। तो पहले तो हम सेल वॉल ब्रेक करेंगे, मैं जनरलाइज टर्म में ले रहा हूँ। अच्छा, सेल वॉल ब्रेक करने के लिए आपको एंजाइम स्पेसिफिक लेना पड़ेगा कि आप कहाँ से किससे डीएनए निकाल रहे हो। अगर आप एक बैक्टीरिया में से डीएनए निकाल रहे हो तो आपको पेप्टाइडोग्लाइकन ब्रेक करना है सेल वॉल का। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे लाइसोजाइम, ठीक है ना। लाइसोजाइम पता है आपको, एक एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया सेल वॉल को डिग्रेड कर देता है। तो फिर हम लाइसोजाइम इस्तेमाल करेंगे, बैक्टीरिया की सेल वॉल ब्रेक कर जाएगी। फिर क्या इस्तेमाल करेंगे, वही डिटर्जेंट, जैसा बताया, अगली तो सेल मेम्ब्रेन है ना। अच्छा, अगर यही फंजाई होगा तो उसकी सेल वॉल काइटिन की है, तो हम काइटिनेज इस्तेमाल करेंगे। एक बार सेल वॉल ब्रेक हो गई तो डिटर्जेंट इस्तेमाल करके मेम्ब्रेन तोड़ देंगे। अच्छा, अगर यही सेल वॉल, अगर यही प्लांट सेल हुआ तो सेल वॉल किसकी है, सेल्यूलोज की है, तो सेल्यूलेज इस्तेमाल करेंगे, है ना। सेल्यूलेज से सेल वॉल ब्रेक कर गई, बचा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे डिग्रेड कर दिया डिटर्जेंट से। और अगर एनिमल सेल है फिर तो सेल वॉल है ही नहीं, तो कुछ नहीं इस्तेमाल करेंगे, सीधा डिटर्जेंट से सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों ही ब्रेक कर देंगे। अब ये सारा ब्रेक करने के बाद टिश्यू के अंदर, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने सारे टिश्यूज लिए थे और सॉल्यूशन मिलाया था और ये सब एंजाइम डाल के पूरा घोल तैयार कर लिया। अब इस पूरे घोल के अंदर अब जो बचा है वो है प्रोटीन्स, आरएनए और हमारा डीएनए जो हमें चाहिए। अब प्रोटीन हमें हटा देने हैं, हम प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीएस। प्रोटीएस इस्तेमाल किया, प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया, टूट गया, ठीक है। अब बचा क्या, बचा आपका आरएनए। फिर हमने आरएनए से इस्तेमाल किया, आरएनए से इस्तेमाल करते ही आरएनए टूट गया, भाई प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटीएस, अमाइलोज को तोड़ने वाला अमाइलेज, और आरएनए को तोड़ने वाला क्या हुआ, आरएनएस। तो पहले इस्तेमाल किया हमने प्रोटीएस, फिर क्या इस्तेमाल किया, आरएनएस। अब जो हमारे सोल्यूशन में बचा वो था पानी और पूरा का पूरा क्या, डीएनए। अब क्या होता है कि पानी और डीएनए का दोनों का बंधन बड़ा निराला होता है, दोनों एक दूसरे को बाउंड किए होते हैं। मतलब डीएनए सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज डीएनए इज बाइंडिंग विद द वाटर, ठीक है। अब हमें डीएनए को अलग करने के लिए, डीएनए को अलग करने के लिए हमें उसको और पानी को अलग करना पड़ेगा, ठीक है। अब दो लोग अगर साथ में हैं तो आपको पता है कि दो लोगों की बड़ी गहरी दोस्ती है और उनकी दोस्ती तोड़नी हो, जब उन दो को अलग करना हो तो कोई तीसरा ले आओ जिसकी बाइंडिंग किसी एक के साथ ज्यादा हो जाए। तो फिर क्या होगा, वो दोनों आपस में से कोई एक दूसरे को छोड़ेगा और दूसरे के साथ आके क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा, ठीक है। हमको यही करना होता है बाइंडिंग तोड़ने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम इथेनॉल इस्तेमाल करते हैं। अब इथेनॉल जो है C2H5OH इथेनॉल, इथेनॉल को पानी से ज्यादा प्यार है इन कंपैरिजन टू द डीएनए। तो जैसे ही हम कोल्ड अल्कोहल, कोल्ड इथेनॉल सॉल्यूशन में डालते हैं, पानी को लगता है कि इथेनॉल आ गया, अब तो इथेनॉल को उससे ज्यादा प्यार है, तो पानी डीएनए को छोड़ के इथेनॉल से क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। और जैसे ही पानी डीएनए को छोड़ेगा और इथेनॉल से बाइंड करेगा तो डीएनए अकेला रह जाएगा और प्रेसिपिटेट कर जाएगा। अब प्रेसिपिटेट कर जाएगा, तैरता हुआ आ जाएगा, हमें साफ नजर आने लगेगा। और जब हमें साफ नजर आने लगेगा, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, तब हम उसको एक पतली सी ट्यूब से, चम्मच से, है ना, किसी भी चीज से, ठीक है ना, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे हम चाय के ऊपर से मलाई निकाल लेते हैं एक चम्मच से, ठीक है ना। आधी बात समझ, यहाँ हमने बिस्कुट डुबोया या हमने रस डुबोया, रस चाय में डुबो और वो टूट के गिर गया, हम चम्मच से जैसे रस को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम एक डंडी से इस तरीके से डीएनए को क्या कर लेते हैं, आप डायग्राम में देखिए, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, किसमें से, सॉल्यूशन में से, हमें मिल गया सारा का सारा डीएनए। तो पहला स्टेप तो हमारा क्या हो गया, पार हो गया, हमें सारा का सारा डीएनए मिल गया। अब दिक्कत क्या है, हमें ये नहीं पता कि इस डीएनए में इंसुलिन की जीन कौन सी है और कहाँ है। ये तो पूरा का पूरा डीएनए, इसमें इंसुलिन और मिला के पता नहीं हजारों जीन्स है। आ रही है बात समझ में, कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, ओके। अब आगे का स्टेप है मेरा, इस इंसुलिन के जीन को
इसमें से अलग कर लेना, जिसके लिए मैं आपको एक सवाल, ठीक है, चलिए एक डायग्राम बना रहा हूं। ओके, आपको सबको ये डायग्राम नजर आ रहा है जिसमें ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन और रेड कलर का इस्तेमाल किया गया? यस सर। हाँ, तो अब मान लो कि आपके 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 पास ये 1, 2, 3 और 4 जीन्स हैं। इसमें से एक जीन है ऑरेंज जीन, मैं इसको ऑरेंज जीन बुला रहा हूँ, एक ब्लू जीन, एक ग्रीन जीन और एक रेड जीन। ठीक, क्लियर? यस सर। अच्छा, अब इन जीन्स के साथ साथ ना आप देख सकते हो कि मैंने लिखा है BEBHP। यहाँ पर B स्टैंड्स फॉर बैम H1 की रेस्ट्रिक्शन साइट, मतलब इसकी जीन के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे बैम H1 की रेस्ट्रिक्शन साइट है। फिर इसके ऑरेंज वाले जीन के एंड पे एक इको R1 की रेस्ट्रिक्शन साइट है, और फिर थोड़ा आगे जाके जहाँ ब्लू जीन खत्म हो रही है वहां फिर से बैम H1 की रेस्ट्रिक्शन साइट है। H से आप मान लो कि हिंड 3 है, और P से आप मान लो कि PST1 की रेस्ट्रिक्शन साइट है। फिलहाल समझने के लिए हम इसको BEBH और P की रेस्ट्रिक्शन साइट बोलेंगे, पूरे पूरे नाम भूल जाओ भाई। बैम H1 आप कहाँ याद रखोगे, तो आप बस बोलो कि B की रेस्ट्रिक्शन साइट है, E की है, B की है, H की है और P की है। इतना समझ में आ गया क्या बताया मैंने? यस सर। है ना, ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स हो गई। अब मैं आप लोगों से एक एक करके पूछ रहा हूँ, आप मुझे वन वन एक एक करके आंसर दीजिएगा, सब लोग एक साथ नहीं बोलेंगे, कोई भी एक का आंसर दे सकता है। मान लो अगर मुझे इस DNA में से, ठीक है, अगर मुझे ये ग्रीन वाली जो जीन है वो निकालनी हो इस पूरे के पूरे DNA में से, तो मैं क्या करूं? ये सारी जीन आपस में जुड़ी हुई हैं। आप फरजाना, अगर मुझे ग्रीन वाली जीन इन सारी जीन्स में से निकालनी हो बाहर, काट के निकालनी हो बाहर, तो मैं क्या करूं? एंडोन्यूक्लियस से लाके कट कर देंगे। किससे? क्या बोला, दोबारा बोलना। एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस से लाके कट कर कौन से देंगे। वाला? कौन से वाला? कोई और देगा आंसर? सर जीन H और B का यूज करेंगे कट हाँ, करने के लिए। तो देखो अगर हम सिंपली कोई भी एंडोन्यूक्लियस कट लेंगे, रैंडमली ले लेंगे, तो हो सकता है कि ग्रीन वाला बीच में से कट जाए, ब्लू वाला बीच में से कट जाए। मुझे तो इसमें से पूरा का पूरा टुकड़ा बाहर निकालना है ना, तो एक कट मेरे को मारना पड़ेगा B पे, एक कट मारना पड़ेगा H पे। तो B वाला क्योंकि बैम H1 है, तो मैं एक एंजाइम लूंगा बैम H1 का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और एक लूंगा हिंड 2 का H वाला
रेस्ट्रिक्शन इन एंडोन्यूक्लियस, ये 2 एंडोन्यूक्लियस मैं लूंगा और अगर मैंने जहां ये दोनों एंडोन्यूक्लियस लिए वहां पर ये जो वहां पर 2 कट लगेंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, और 2 कट लगेंगे और जो ग्रीन वाली जीन है वो आ जाएगी क्या, बाहर आ जाएगी और इस पूरे के 3 टुकड़े हो जाएंगे, एक छोटा टुकड़ा ग्रीन का, एक छोटा टुकड़ा रेड का और एक छोटा टुकड़ा ब्लू और ऑरेंज वाला। क्लियर है पॉइंट? तो 3 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब मैं आपसे फिर से सवाल पूछ रहा हूं, आप फरजाना वापस आंसर देंगी। फरजाना, अगर मुझे इसमें से ब्लू वाली जीन निकालनी होती तो मैं क्या करता? फरजाना, आवाज आ रही है? सुमित, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, तो अगर मुझे इसमें से ब्लू वाली जीन निकालनी होती तो मैं क्या करता? सर इको R1 वाली और ये बामेच वाली से कट करके। एग्जैक्टली, इको R1 और डायमैच वाली भी पहले मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल करता और फिर इसके 3 टुकड़े हो जाते वापस से। एक हो जाता ऑरेंज कलर का छोटा सा टुकड़ा और एक हो जाता ब्लू कलर का टुकड़ा, ठीक है ना, और एक टुकड़ा बड़ा सा हो जाता जो ग्रीन का और रेड का कॉम्बिनेशन होता इस तरीके से, ठीक है। तो 3 टुकड़े हो जाते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये 3 टुकड़े इक्वल साइज के होते हैं या अलग अलग साइज के होते हैं? अलग अलग साइज के। अलग अलग होंगे। अलग अलग साइज के होते हैं सारे, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे बायो इन्फॉर्मेटिक्स या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से मेरे पास पूरा जो ह्यूमन जीनोम है ना, उसका ऐसा मैप है कि कहाँ पर कौन सी जीन है और उसके आसपास कौन सी वाली रेस्ट्रिक्शन साइट है। तो बट ऑब्वियसली मुझे ये भी पता है कि इंसुलिन की जो जीन है उसके आसपास कौन सी वाली रेस्ट्रिक्शन साइट है। तो मैं क्या करूंगा, सारे डीएनए को उस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट से जो उसके आसपास होंगी लेफ्ट और राइट में, उससे कट करा लूंगा कि चाहे वो एक हो चाहे वो 2 हो। अगर वो 2 होंगी तो 2 अलग एंजाइम इस्तेमाल करेंगे और अगर वो कोई एक होगी तो हम एक वो पर्टिकुलर एंजाइम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट ये होगा कि हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से सारे जीन का मैप पता है, कहाँ कौन सी रेस्ट्रिक्शन साइट है। हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल करके इंसुलिन की जीन का निकालेंगे, कटवा लेंगे, ठीक है। अब वो कट के हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन वो कट तो गई, लेकिन पूरे सॉल्यूशन में इंसुलिन की जीन कौन सी वाली है उस पर लिखा थोड़ी ना है, ये वो चिल्ला थोड़ी ना है कि मैं इंसुलिन की जीन हूँ। अब उसको अगर मुझे सारे के सारे डीएनए में से अलग करना है तो मुझे नाम से अलग नहीं करना या उसके सीक्वेंस से मैं अलग नहीं कर सकता, उसको मुझे अलग करना पड़ेगा साइज के बेसिस पे। अब जब मैं इंसुलिन की जीन काटूंगा और मेरे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है तो मुझे ये भी पता होगा कि इंसुलिन की जीन में कितने बेस पेयर्स हैं, मुझे ये भी पता होगा कि उसका साइज क्या होगा और मुझे ये भी पता होगा कि कटने के बाद उसका साइज एग्जैक्टली क्या होगा। तो मुझे उसका साइज पता होगा कि उस एग्जैक्टली कितने साइज की होगी, कि 40 किलो बेस पेयर की होगी, 50 किलो बेस पेयर की होगी, 80 किलो बेस पेयर की होगी। तो मेरा अगला काम क्या होगा कि मैं उस डीएनए को साइज के आधार पर क्या कर लूं, अलग कर लूं, तोड़ लूं, डाइजेस्ट कर लूं। क्लियर है पॉइंट? तो साइज के आधार पर जब मैं उसको अलग करूंगा तो सारी जीन्स अलग हो जाएंगी और इंसुलिन की जीन भी मुझे अलग से साफ साफ पता चल जाएगी कि ये वाली साइज वाली जीन क्या है, इंसुलिन की, क्योंकि मुझे पहले से उसका क्या पता है, साइज पता है। और साइज पे अगर मुझे अलग करना है डीएनए को तो मेरे पास कौन सा मेथड है, आपने पढ़ा है ये इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में? साइज के आधार पर मैं, हाँ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं कि एक जेल में से डीएनए को भागने को बोलते हैं कि तू चल भाग। और बट ऑब्वियसली बात है, ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, कि जो भारी होगा, मोटा होगा, हैवी होगा, वो धीरे धीरे भागेगा
और जो हल्का होगा वो तेज तेज भागेगा। तो हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डीएनए को रन करवाते हैं, ठीक है ना। कि मान लो हमने बहुत सारे लोग लिए, उनकी रेस करवाई, उसमें मोटे लोग भी थे, 150 किलो के भी थे, 100 किलो के भी थे, 50 किलो के भी थे, सबको मैंने भगवाया। जब सब भागे, हमने बोला कि सब लोग 5 मिनट के लिए भागेंगे। अब 5 मिनट के भागने के बाद हमने बोला कि जो जहां है वहीं रुक जाए। तो बट अब ऐसी बात है, जो 100-150 किलो का होगा वो थोड़ा पीछे रह गया होगा, वो सा है ना। जो 50 किलो का होगा वो आगे निकल गया होगा, और जो 100 किलो का होगा वो कहीं इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में होगा, है ना। तो वैसे ही डीएनए को जब हम रन करवाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए और फिर छोड़ देते हैं, तो कुछ टाइम बाद हम साफ देखते हैं कि डीएनए अपने, और इसी को बोलते हैं हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये मेथड आपको मैं एक बार आइडिया देता हूँ। इसमें हम इस तरीके का एक प्लेट लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, इस तरीके की एक प्लेट लेते हैं, उसमें जेल भर देते हैं। कौन सा जेल भरते हैं? एगारोस जेल। अब कोई पूछेगा एगारोस जेल क्या है, तो आपको पता है कि एगारोस जेल एक ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, ठीक है ना, जिसमें बेसिकली गैलेक्टोस ही होता है, उसका पॉलीसैकेराइड है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, और इसमें छोटे 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 पोर्स होते हैं, और इस पोर्स में से डीएनए निकल निकल के भागता है, ठीक है ना। छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इन पोर्स में से एक सांप की तरह ऐसे ऐसे आगे पीछे निकल, जहां जहां पोर्स मिलते जाएंगे वैसे वैसे डीएनए क्या करता है, भागता है। ठीक, क्लियर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जेल भरते हैं और जेल को एक सॉल्यूशन में डाल देते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हो इस ट्रे में इस जेल को रखा गया है, ये जो ट्रे है बाहर, बड़ी सी ट्रे ब्लू कलर की, इस ट्रे में सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, मतलब कि यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, ठीक। अब इसे पानी में डाल दिया, और पानी में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, मतलब वो एक कंडक्टर है, ठीक है ना। ओके, अब हमने उस इलेक्ट्रोलाइट के साथ इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। नेगेटिव वाला आपको पता है कि एनोड कहलाता है, सॉरी, नेगेटिव वाला आपको पता है कि कैथोड कहलाता है, और पॉजिटिव वाला क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है यानी हमारे पास कैथोड है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है यानी हमारे पास क्या है, एनोड है। अब हम क्या करते हैं, आपको पता है कि जो डीएनए है बेटा वो नेगेटिवली चार्ज है। क्यों? क्योंकि डीएनए के पास फॉस्फोरस होता है, और फॉस्फोरस चार्ज होता है, इसलिए डीएनए चार्ज होता है। और फॉस्फोरस कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। मतलब जब हम इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे या आयन रिमूव करेंगे, तो डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो जैसे आप डायरेक्शन में देख सकते हो, यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है कि डीएनए के डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। तो हम क्या करते हैं, हम डीएनए को ये जो आगे गड्ढे बना देते हैं, ठीक है ना। मतलब जेल लिया, जेल के अंदर हमने कुछ हार्ड सा स्ट्रक्चर डाला, है ना, और फिर निकाल लिया। कंघी सा स्ट्रक्चर होता है, उसे कॉम्ब बोलते हैं। हम उसको डालेंगे और फिर निकाल लेंगे। भाई जैसे आपने क्या किया, आपने केक बनाया, केक में चाकू मारा और निकाल लिया तो गड्ढा हो गया ना। वैसे ही जेल के अंदर हमने एक नुकीली चीज को डाला और निकाल लिया तो वहाँ गड्ढा हो गया, उसे वेल बोलते हैं। अब उस वेल के अंदर हमने क्या किया, जो डीएनए था, जो हमारा डीएनए था, उसको हमने उस वेल के अंदर लोड कर दिया। भाई इसके अंदर लोड कर दिया, सभी वेल के अंदर आप लोड कर सकते हैं। तो आपने वेल के अंदर डीएनए को क्या कर दिया, लोड कर दिया, और फिर आपने बिजली ऑन करी, इलेक्ट्रोड ऑन किए। जैसे ही ऑन किए आपका डीएनए चल पड़ा, और जैसे ही वो चल पड़ा वो भागा किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। और कुछ देर बाद आपने बिजली क्या कर दी, रोक दी। तो आप देखोगे आपको डिफरेंट तरीके के बैंड्स नजर आएंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, आपको बैंड्स नजर आ रहे हैं, अलग अलग बैंड्स नजर आ रहे हैं। और बैंड्स का क्या लॉजिक है कि जो पीछे वाले बैंड्स हैं वो साइज में जो हैं बड़े हैं, इसलिए वो पीछे रह गए हैं, और जो आगे हैं वो साइज में उतने ही क्या है, छोटे हैं। जितना आगे बैंड मिला उतना ही छोटा, जितना ही पीछे उतना ही क्या, बड़ा। अब हमारे पास ये तो हमारा डीएनए रन किया है, लेकिन डीएनए के बैंड्स हम ऐसे नहीं देख सकते। डीएनए को देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक बड़ी चालाकी करते हैं। हम पहले ही एक जिसके अंदर हमारा डीएनए होता है, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारा डीएनए होता है, हम उसके अंदर
जैसे इसके अंदर मान लीजिए डीएनए हमारे पास है ना, हम पहले ही इस डीएनए के अंदर एक केमिकल डाल देते हैं और उस केमिकल का नाम है ETBR। ETBR, इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड। अब ये इथीडियम ब्रोमाइड की क्या खास बात है ना, मैं आपको बताता हूँ। ये इथीडियम ब्रोमाइड की खास बात बताता हूँ। इट इज एन इंटरकैलेटिंग एजेंट। मतलब मान लीजिए डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो ये जो ETBR है, लेट्स से कि ये ब्लू कलर का ETBR है, ये ETBR जाके ना बीच बीच में चिपक जाता है। कहाँ चिपक जाता है? जहां पे ये दो टर्न्स खत्म हो रहे हैं, जहां पे इनके ग्रुप्स हैं माइनर और मेजर, वहां पे जाके चिपक जाता है कौन? ETBR। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है ETBR बीच में घुस गया। अच्छा, क्योंकि ETBR ऐसे घुस जाता है और डीएनए के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इफेक्ट कर सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ETBR एक म्यूटाजेन भी है। क्या है? म्यूटाजेन। खैर, तो ETBR घुस जाता है। घुसने के बाद अब ETBR की खास बात क्या है कि जैसे ही इसके ऊपर यूवी लाइट पड़ती है, कौन सी लाइट? यूवी लाइट पड़ती है इसके ऊपर, ठीक है, तो जो ETBR है वो ग्लो करने लगता है और ऑरेंजिश कलर का क्या आता है? नजर आता है। मतलब ये ग्लो करने लगेगा और ऑरेंजिश कलर का कैसा आएगा? नजर आएगा। मतलब ETBR ऑरेंज कलर से चमकता है। कब चमकता है? जब ऑरेंज कलर से कब चमकेगा? जब इस पर क्या डालेंगे हम? यूवी डालेंगे। तो यूवी की प्रेजेंस, हाँ, यूवी की प्रेजेंस में ETBR ऑरेंज कलर का नजर आता है। ठीक है, तो इस ETBR की वजह से डीएनए कैसा नजर आएगा? डीएनए ऑरेंज कलर का नजर आने लगेगा बिकॉज ऑफ द ETBR। बट किसकी प्रेजेंस में? यूवी की यूवी प्रेजेंस में। की प्रेजेंस में। हाँ, तो बेटा वेट करो, कुछ टेक्निकल इशू हुआ है। हाँ, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ये सर आ गई है। यस सर। हाँ, तो अब आपसे मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि बेटा इंसुलिन का साइज लेट से 750 बेस पेयर्स है, तो आप मुझे ये बताओ क्या लगता है कि इन एक, जो आपको स्ट्रैंड नजर आ रहे हैं, ये एक, दो, तीन, चार, पांच, इन पांच स्ट्रैंड में से कौन से वाला, एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच में से कौन सा वाला स्ट्रैंड है जो इंसुलिन को हो सकता है रिप्रेजेंट कर रहा हो? सर नीचे से थर्ड वाला। नीचे से
नीचे से कौन सा थर्ड वाला वाला। नीचे से? थर्ड। नीचे से थर्ड वाला, एग्जैक्टली तो देखो ये 3 स्ट्रैंड्स है। अब इसमें फिक्स है, ये साफ दिख रहा है कि बेटा ये वाला जो है ये 500 का है। जैसे कि मैं वापस बताता हूँ, इस सबको साफ पता चल रहा है कि ये जो मैंने ग्रीन से लेबल किया, एक मिनट, आई जस्ट डू इट। हाँ, तो जैसे इसमें साफ दिख रहा है कि ये वाला जो है ये तो 500 बेस पेयर का हो गया, साफ इसकी लाइन में है, ठीक है। और ये वाला जो स्टैंड है ये 1500 बेस पेयर का हो गया, इसकी लाइन में है। ये 2000 बेस पेयर का हो गया, इसकी लाइन में है। अब आपको पता है कि ये 500 का है और ये वाला क्या है 1000 का, तो इन दोनों के जो बीच में है वो करीब करीब कितना का होगा, 750 800 इतने का ही होगा। तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा ये वाला जो स्टैंड है ये किसका हो गया, इंसुलिन का हो गया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम सिजर्स को लेके, कैंची लेके, ये है तो जेली, ये सब काट देंगे। इतना काटा, इतना काटा, और सिर्फ इतना हिस्सा हमने क्या निकाला, बाहर निकाल लिया। और फिर एक माइक्रो पिपेट से, पिपेट होता है ना जिससे आप, पिपेट होता है जिससे आप चीजें क्या करते हो, आपको पता है कि पिपेट हम इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री लैब के अंदर केमिकल्स को सर्व करने के लिए। तो एक माइक्रो पिपेट होता है जिसके थ्रू आप इस डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके अपने टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा ले सकते हो। तो आपके पास आपका डिजायर्ड जीन, इंसुलिन का जीन आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो हमारे पास दोनों काम हो गए। पहला, इंसुलिन हमने पूरा डीएनए आइसोलेट कर लिया, फिर उस पूरे डीएनए में से हमने इंसुलिन की जीन भी क्या कर ली, आइसोलेट कर ली। ठीक है, अब बताइए अब अगला काम हम क्या करेंगे? सर अब प्लाज्मिड में इसको डालेंगे और फिर बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देंगे। यस, तो आपने बहुत ही सही कॉन्सेप्ट बताया। अब इसको हम बैक्टीरिया में, प्लाज्मिड में डालेंगे और बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अब आपने एक चीज भूल गए कि ये तो हमने इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया है तो बहुत ही लिटिल अमाउंट में है। हमारे पास तो हजारों लाखों प्लाज्मिड है, और हजारों लाखों प्लाज्मिड में जाने के लिए मुझे और लाखों इंसुलिन के जीन चाहिए होंगे। भाई फॉर एग्जांपल 1000 की भीड़ है और मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे जनरल डायर बन जाऊं, इन पे गोलियां चलाऊं और ये सारे मर जाने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 1000 लोगों को मारने के लिए क्या मैं 1000 गोलियां चलाऊंगा? क्या लगता है 1000 गोली चलाने से 1000 लोग मर जाएंगे? नहीं भाई, हो सकता है 1000 गोलियां सिर्फ 200-250 लोगों को लगे, कहीं बच जाए, कहीं गोलियां वेस्ट हो जाए। तो अगर मुझे 1000 लोगों को गोलियां मारनी है तो कम से कम मैं 10,000 20,000 गोलियां तो मारूंगा, तब जाके 800 900 950 लोग तो मरेंगे। तो मेरे पास तो हजारों प्लाज्मिड्स हैं। मैं तो चाह रहा हूँ कि हजारों प्लाज्मिड में इंट्रोडक्शन हो मेरे इंसुलिन जीन का, ताकि मेरे को फिर उसमें से निकालने भी तो है, कहीं वेस्ट भी तो होने नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट में। तो इसलिए मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास इंसुलिन की जीन भी लाखों हों, बल्कि लाखों क्या करोड़ों हों, ठीक है ना, बहुत सारी हों। ठीक, अब इसीलिए मैं उस इंसुलिन जीन का नंबर बढ़ाना चाहता हूँ, इंसुलिन जीन को फोटोकॉपी करना चाहता हूँ। और जीन की फोटोकॉपी हम करते हैं बाय मेथड नोन एज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नाम बड़ा सा आसान सा है, नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब कि इसमें हम पॉलीमरेज एंजाइम इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो पॉलीमरेज एंजाइम एक के बाद एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन कर रहा है। भाई पॉलीमरेज एंजाइम जितनी बार काम करेगा उतनी बार डीएनए बनेगा। तो एक चेन में 1 बाय 1 पॉलीमरेज एंजाइम काम करता जा रहा है और डीएनए का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। इसको बोलते हैं हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल कोई चीज़ नहीं होती। हमको एक खाली जगह ले लेते हैं। हाँ, हमको कुछ नहीं करना, हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है,
जिस टेस्ट ट्यूब में हमारी इंसुलिन की जीन होगी, लेट्स से इंसुलिन की जीन है इसके अंदर, ठीक। अब जीन की कॉपी बनानी है तो मुझे चाहिए रॉ मटेरियल। क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। तो अब जीन की कॉपी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। भाई जीन की कॉपी बनाओगे तो क्या करोगे? जहां ATGC है वहां GACT लगाओगे, GACT जो भी लगाओगे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाओगे। और कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाने के लिए आपको एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन ये सब कुछ चाहिए ना, ठीक है ना। तो आप बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ले लोगे। क्या ले लोगे? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स। आपने क्या ले लिया? आपने बहुत सारे A ले लिए, T ले लिए, G ले लिए और C ले लिए, ठीक है ना। तो बहुत सारे आपने रॉ मटेरियल के नाम पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ले लिए। और न्यूक्लियोटाइड्स लिए जाते हैं नॉर्मल फॉर्म में नहीं, ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में। जैसे आपने अगर एडेनिन लेना है तो आप एडेनिन नहीं लोगे, आप एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट लोगे। मतलब एडेनिन भी लोगे, शुगर भी लोगे, फॉस्फोरस भी लोगे, ठीक है ना। ये वो एडेनिन मोनोफॉस्फेट। लेकिन एडेनिन मोनोफॉस्फेट से काम नहीं चलेगा, आपको लेना पड़ेगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्यों? नॉर्मली भी ऐसे होता है, अगर कहीं पर डीएनए में T है और मुझे A लगाना है तो वहां पर ATP आता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आता है। और फिर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में से 2 फॉस्फोरस निकल जाते हैं, बचता है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। मतलब एडेनिन, शुगर और फॉस्फेट वो जाड़ के थाइमिन से जुड़ जाता है। इस तरीके से T के साथ A लग जाता है। फिर मान लो T के बाद अगला क्या है? G। तो G के कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? C। तो कौन आएगा? साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट ब्रेक कर जाएगा, 2 फॉस्फोरस निकल जाएंगे, बचेगा क्या? साइटोसिन, साथ में शुगर, साथ में सिंगल फॉस्फोरस, दैट इज साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। तो हम इसी फॉर्म में रॉ मटेरियल ले लेते हैं। तो बिना रॉ मटेरियल के तो डीएनए रेप्लिकेट करेगा नहीं। तो पहली चीज क्या हो गई बेटा? हमारे पास आ गया रॉ मटेरियल। अब दूसरी चीज बेटा जो आपको चाहिए, आपको पता है कि बिना प्राइमर के काम नहीं होता है ना। भाई डीएनए रेप्लिकेशन को प्राइमर चाहिए होता है, इनिशियल आरएनए सीक्वेंस चाहिए होती है। तो दूसरी चीज लेंगे हम प्राइमर, PRIMER, प्राइमर। और प्राइमर क्या उसका होता है? आरएनए प्राइमर। तो पूछेगा प्राइमर क्या आंसर, तो बोलोगे आरएनए, ठीक। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, बहुत बढ़िया। अब तीसरी चीज चाहिए हमको मेन, डीएनए रेप्लिकेशन करानी है तो सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी चीज है हमारे पास एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पॉलीमरेज। कौन सा पॉलीमरेज? डीएनए पॉलीमरेज। तो हमें लेना है डीएनए पॉलीमरेज। अब सवाल ये आता है कि डीएनए पॉलीमरेज में कौन सा लूं। अब जो पीसीआर होता है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये काफी हाई टेम्परेचर पे होता है, करीब करीब 70, 80, 90 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है, ह्यूमन का जो डीएनए पॉलीमरेज है, वो इस लायक नहीं है कि वो इतने हाई टेम्परेचर पे काम करे। इतने हाई टेम्परेचर पे वो डीनेचुरेट हो जाता है, क्योंकि हम इतने हाई टेम्परेचर पे रहते नहीं। तो हम डीएनए पॉलीमरेज वो वाला इस्तेमाल करेंगे जो हाई टेम्परेचर पे सस्टेन रहे। और हाई टेम्परेचर पे सस्टेन रखने के लिए हमको पॉलीमरेज भी ऐसे ऑर्गेनिज्म से लेना पड़ेगा जिसके लिए हाई टेम्परेचर बहुत ही नॉर्मल बात हो। ये तो आम बात है, हाई टेम्परेचर में तो मैं रहता ही हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो हाई टेम्परेचर पे रहता है उसी का पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पे स्टेबल भी होगा। इसलिए हम ये पॉलीमरेज एक थर्मोफाइल बैक्टीरिया से लेते हैं। थर्मोफाइल बैक्टीरिया वो होता है जो हाई टेम्परेचर पे जिंदा रहते हैं, है ना। तो थर्मोफाइल बैक्टीरिया जिसका नाम थर्मस एक्वाटिकस है, एक्वाटिकस, उससे हम ये एंजाइम ले लेते हैं। थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से हम ये एंजाइम ले लेते हैं और इस एंजाइम का नाम है टैक पॉलीमरेज। थर्मस का टी आ गया और एक्वाटिकस का AQ आ गया, तो इसको बोलते हैं हम TAQ, टैक पॉलीमरेज, मतलब थर्मस एक्वाटिकस का पॉलीमरेज। और ये पॉलीमरेज थर्मोस्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर पे डीनेचुरेट नहीं करता, इसलिए हम इस पॉलीमरेज को यूज करते हैं। फिर अगले स्टेप पर हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, इसको उठा के पीसीआर मशीन में रख देंगे। इसको उठा के पीसीआर मशीन में रखा, आधे घंटे बाद आए तो पीसीआर मशीन ऑन कर दी, कितनी साइकिल चलनी है वो डिनोट कर दिया। आधे घंटे बाद आए, हमने सैंपल उठाया, हमारा डीएनए की बिलियंस टू बिलियंस क्या बन चुकी हैं? कॉपी बन चुकी है। मतलब अगर हमने 30 साइकिल्स करी तो 2 की पावर 30 फ्रैगमेंट्स ऑफ इंसुलिन बन चुके हैं। सीधा बस पीसीआर मशीन में रखना है, ऑन करना है,
और आधे घंटे में बिलियंस और बिलियंस कॉपी तैयार। लेकिन हमारा ये तो हुआ प्रोसीजर, हमें तो ये जानना है कि पीसीआर मशीन में ऐसा क्या हो रहा है कि ये फटाफट से क्या बन रही है, कॉपीज बन रही हैं। तो मैं आपको बताऊं कि पीसीआर मशीन कुछ नहीं होती, पीसीआर मशीन सिर्फ एक टेम्परेचर कंट्रोलिंग मशीन है। वो पल भर में टेम्परेचर हाई करती है, फिर लो करती है, ठीक है, फिर मीडियम करती है, फिर हाई करती है, फिर मीडियम, फिर लो करती है, फिर मीडियम करती है। इस तरीके से काम चलता रहता है। अब इसमें होता क्या, आइए ऑब्जर्व करते हैं। तो पीसीआर मशीन में सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, तो हमें अगर डीएनए रेप्लिकेट करना है तो पहले तो करना क्या है, हमें क्या करना है, हमें पहले तो दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करना होगा। भाई डबल स्ट्रैंड डीएनए बिना स्ट्रैंड को खोले आप टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो पहले हमें दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करना होगा, पहला स्टेप। फिर हमें प्राइमर जोड़ना होगा, दूसरा स्टेप। फिर तीसरा स्टेप हमें डीएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट करना होगा ताकि वो पॉलीमराइजेशन कर दे। और एक बार पॉलीमराइजेशन हो गया, फिर से डबल स्ट्रैंड बन गए, फिर से हमें हीट देने, फिर से हमें उसे अलग करना होगा, फिर से प्राइमर जोड़ना होगा, फिर से एक्सटेंड करना होगा। तो कुल मिला के 3 स्टेप्स हैं। पहला है डीनेचुरेशन, जिसमें हम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर देते हैं, या डीएनए को मेल्ट कर देते हैं, या डीएनए को डीनेचुरेट कर देते हैं। देखिए, प्रोटीन में डीनेचुरेशन होना एक खराब चीज होती है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर पूरा ही खराब हो गया। डीएनए डीनेचुरेशन बड़ा सिंपल होता है, बस दोनों स्ट्रैंड के हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ दिए, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, खुल गए, हो गया डीनेचुरेशन। और ये हम कर सकते हैं सीधा टेम्परेचर से। तो पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, मतलब उसके लिए हमें टेम्परेचर चाहिए होता है हाई 90 to 95 डिग्री टेम्परेचर, मतलब 90 से लेके 95 डिग्री टेम्परेचर हमें चाहिए होता है, ठीक। अब ये हम ज्यादा देर के लिए नहीं कर सकते क्योंकि डीएनए खराब हो जाएगा। फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हमने क्या किया, 90 डिग्री कर दिया, डीएनए स्ट्रैंड अलग हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि डीएनए स्ट्रैंड से प्राइमर जुड़ जाए, ठीक है ना। अब जुड़ने के लिए, जिसको हम बोलते हैं अनीलिंग, तो अगला स्टेप है एनीलिंग, ANEALING, अनीलिंग। वो दूसरा स्टेप है, उसके लिए टेम्परेचर मुझे करना पड़ता है काफी लो, ठीक है ना। और लो कितना, करीब करीब 50 से 55 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि आधा ही कर दिया, करीब 50 डिग्री सेल्सियस, जिसपे प्राइमर जाके जुड़ जाएगा डीएनए के साथ। और एक बार प्राइमर जुड़ा, ठीक है ना, अब एक्सटेंशन करना है। अब प्राइमर तो आ गया, लेकिन एक्सटेंशन करेगा कौन, डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा डीएनए पॉलीमरेज, टैप पॉलीमरेज। अब आपको पता है कोई भी है तो वो एंजाइम ही, और कोई भी एंजाइम काम कब करता है, जब उसको ऑप्टिमम कंडीशन मिलती है। आपका सलाइवरी अमाइलेज क्या 50 डिग्री पे काम करेगा, नहीं करेगा। तो बुखार होने पे आपको मीठा मीठा टेस्ट आएगा, नहीं आएगा। आपका सलाइवरी अमाइलेज बना है 37 में बढ़िया काम करने के लिए, तो जैसे आप 37 दोगे वो बढ़िया तरीके से काम करने लगेगा। हर एंजाइम के साथ ये होता है। तो आपका टैग पॉलीमरेज भी तो एंजाइम है, उसको भी तो काम करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है बेटा, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है बेटा 72 डिग्री सेल्सियस, मतलब 70 से 75 के बीच का। तो हम वही 70 से 75 के बीच का 70 to 75, अप्रोक्सीमेटली 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं। और जैसे ही टेम्परेचर देते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होते ही वो क्या कर देगा, वो एक्टिवेट होते ही ये डीएनए जैसे 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 ये टेम्पलेट स्टैंड होगा, वैसा वैसा डीएनए एक्सटेंड कर देगा। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। तो जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलते ही वो क्या कर देगा, एक्सटेंशन। और बेटा एक्सटेंशन होते ही आपके पास एक स्ट्रैंड से कितने स्ट्रैंड्स आ गए, शुरुआत की थी आपने कितने स्ट्रैंड से, शुरुआत की थी बेटा आपने एक स्ट्रैंड से, मतलब कि सॉरी 2 स्ट्रैंड से, है ना, एक डीएनए फ्रैगमेंट से। और अब आपके पास कितनी आ चुकी हैं, अब आपके पास 4 डीएनए फ्रैगमेंट्स आ चुकी हैं। लेकिन है कैसी, है तो ये भी अब डबल स्टैंडर्ड है, तो ये कैसी अभी भी डबल स्टैंडर्ड है। तो एक साइकिल चल गई। अब क्या होगा, अब वही आप टेम्परेचर देंगे, अब की बार ये जो नई फ्रैगमेंट्स बनी है ये अलग हो जाएंगी। फिर क्या करोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा 50 डिग्री सेल्सियस, फिर इनसे प्राइमर जुड़ जाएंगे इन चारों से, और फिर क्या होगा, इन चारों का एक्सटेंशन। पहले 2 का एक्सटेंशन हुआ था तो 4 मिली थी, 4 का एक्सटेंशन हुआ तो 8 मिलेंगी। फिर यही काम 8 के साथ अब की बार कितनी मिलेंगी, 16।
तो ऐसा 16 फ्रैगमेंट्स, सॉरी 16 ये टेम्पलेट्स, इसका मतलब 8 डिजायर्ड जीन्स। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक साइकिल में आपके नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स 2 से इंक्रीज कर रही हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं सिंपल से ऑर्डर की, तो हर स्टेप में, जैसे कि जब पहली साइकिल हुई तब आपकी डीएनए स्ट्रेंथ आ गई 2, जब दूसरी साइकिल हुई तो आ गई 4, और जब तीसरी हुई तो आ गई 8, चौथी हुई तो आ गई कितनी 16। तो इससे हम बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला बना सकते हैं कि भाई 2 क्या है, 2 इज 2 की पावर 1, 4 क्या है, 4 इज 2 की पावर 2, 8 क्या है 2 की पावर 3, 16 क्या है 2 की पावर 4। मतलब जितनी साइकिल हुई है उतनी नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स बन जाती है। तो सिंपल सी बात है, 30 साइकिल्स बाद कितनी बनेगी, 30 साइकिल्स बाद डीएनए फ्रेगमेंट बनेंगी 2 की पावर 30, और 2 की पावर 30 करीब करीब 1 बिलियन होता है। तो हमें 30 साइकिल बाद करीब करीब 1 बिलियन सेगमेंट्स या फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए मिल जाएंगे। तो 3 ही स्टेप है, पहला डीनेचुरेशन, तो अलग अलग करो, दूसरा प्राइमर जोड़ो, तीसरा एक्सटेंड कर दो। यही काम चलता जाएगा। इसका मतलब पीसीआर की मशीन कुछ नहीं कर रही, हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद बस टेम्परेचर बदल रही है, और इतने से काम के लिए मशीन आती है 1.5 से 2 लाख की। खैर, तो उसमें सब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फिटिंग रहती है, आप जैसा मर्जी जाएं अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ा सकते हैं। तो दैट इज अबाउट द पीसीआर। पीसीआर के बारे में कोई पूछे तो आप अच्छा, इसमें हम बेटा कर क्या रहे हैं, ऑलमोस्ट इसमें हम डीएनए की कॉपी बना रहे हैं ना, है ना, कर तो क्लोनिंग रहे हैं ना, डीएनए की क्लोनिंग कर रहे हैं ना बेटा। तो इसलिए हम और कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, तो इसलिए इसको हम इन विट्रो क्लोनिंग ऑफ डीएनए भी बोल सकते हैं। मतलब जब हम एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए की कॉपी बनाते हैं तो उसे इन वीवो बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए की कॉपी बनवा रहे हैं तो उसको हम बोल सकते हैं इन विट्रो क्लोनिंग ऑफ डीएनए, दैट इज पीसीआर। और साइंटिस्ट का नाम था कैरी म्यूलिस, KARY, शी वाज अ लेडी ऑफ कोर्स, KARY कैरी, MULLIS कैरी म्यूलिस, जिन्होंने ये पीसीआर के टेक्नोलॉजी के को इन्वेंट किया था। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में? किसी को कोई डाउट पीसीआर के साथ? सर मेरे को वो पूछना था, ये इंसुलिन की जो जीन है, कौन सी जीन? इंसुलिन की, हाँ। इसको सर जो वो सेपरेट किया साइज के बेसिस पे, इसको सीक्वेंस के बेसिस पे क्यों नहीं किया सर? देखो, सीक्वेंस के बेसिस पे मैं नहीं कर सकता ना, क्योंकि पॉइंट ये है कि तुम पूरे के पूरे डीएनए फ्रेगमेंट्स को में सीक्वेंस वाली पहचानोगे कैसे, सीक्वेंस रीड कैसे करोगे इतने सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स की? पहले एक एक निकाल के तो सीक्वेंस रीड करोगे। अब एक एक जीन को अलग अलग निकालना इज नॉट अ इजी थिंग। आ रही है बात समझ में? तो हमको साइज के बेस पे ही आइसोलेट करना पड़ता है ना। मैं एक एक को पढ़ पढ़ के नहीं निकाल सकता। ओके सर। एनी अदर डाउट? नो सर। चलो फिर, अगर आपको कोई और डाउट नहीं है